17 एंड लेक्चर नंबर 18। 17वें 18वें और 19वें लेक्चर में हमने अपना लॉ ऑफ मोशन गति के नियम को कंप्लीट कर चुका है विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। अपन उसके साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी किए। एक एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको समझाते गया है, जैसे जैसे जो जो टॉपिक खत्म होते गया। फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन का पहला नियम समझाया है तो उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड लॉ समझाया है तो उससे रिलेटेड कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण से संबंधित किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो हमारा जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें वो सब कवर करा चुके हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए आज अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मैटर, ये आपका क्लास 12 का चैप्टर है और आपको पता है कि अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर सके। टू द पॉइंट ही क्वेश्चंस उठे बेटा, है ना। तो टू द पॉइंट पढ़ के भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर का जितना भी पूरा रिव्यू है, जितने भी पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टाइप से उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हम एनालिसिस करेंगे अपना मैग्नेटिज्म चैप्टर में, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम मैग्नेट तो पता है सबको क्या होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डीपली डिटेलली बेसिक से एकदम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पढ़ने वाले हैं और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये सारे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैग्नेट से आप सभी लोग रूबरू होंगे बहुत अच्छे से, चुंबक हर किसी ने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म जो चैप्टर का नाम है अपना वो क्या है, मैग्नेटिज्म मतलब क्या, चुंबकत्व, ठीक है। आपको पता है कि जो चुंबक होती है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एक और जो चैप्टर है इसी मैग्नेट से रिलेटेड कि मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, उसको भी इसी चैप्टर में कवर अप करते हुए अपन चलेंगे। तो मैग्नेट मतलब, मैग्नेटिज्म मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें पहले से अगर चुंबक के गुण उपस्थित है, ठीक है, पहले से उसमें क्या है, अगर चुंबक के गुण उपस्थित है तो वो किस टाइप का व्यवहार शो करते हैं, किस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, मैग्नेट इज अ naturally occurring ore of iron which was found in the district of Magnesia in Asia Minor in Greece। बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शनरी कोर्स करेंगे कि जो मैग्नेट है वो सबसे पहले मैग्नीशिया नाम का क्या था, एक एशिया में जगह थी, ग्रीस देश में एक मैग्नीशिया नाम की जगह थी, वहां पे सबसे पहले क्या हुआ था, ये ओर, नेचुरली ऑकरिंग ओर, मतलब एक ओर के रूप में पाया गया था आयरन की खदानों में, ठीक है, या फिर एक पत्थरों में। सबसे पहले उसका आयरन से टेस्ट किया गया, पत्थरों में नेचुरली पाया गया था और देखा गया था कि इसमें अगर कोई स्पेसिफिक चीज को ले जा रहे हैं धातु वाली तो उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये किस जगह में पाई गई थी, सबसे पहले मैग्नीशिया में, ठीक है, ग्रीस के मैग्नीशिया में सबसे पहले इस तरीके की प्रकृति देखने मिली थी, इसलिए वही मैग्नीशिया जगह के ऊपर इसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेट रख दिया गया, ठीक है। तो और इससे जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या बोला गया, मैग्नेटिज्म बोला गया। उसके बाद हेंस द ओर वाज नेम्ड मैग्नेटिक, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेटिक या मैग्नेट रख दिया गया। उसके बाद structural formula of this natural ore was Fe3O
कितना है, क्या है आपका Fe3O4। Fe क्यों बेटा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि काय का और है, आयरन का और है, ठीक है। किस चीज का और है, ये आयरन का और है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला रख दिया गया, नहीं होएगा ही वो तो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो गया, Fe3O4, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आयरन का व्युत्पन्न था, आयरन के ओर से एक्सट्रैक्ट किया गया था इसे, और आयरन जो था उसी से इसकी सबसे पहले टेस्टिंग की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, आयरन ओर रख दिया गया, सॉरी Fe3O4 इसका नाम है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला के अकॉर्डिंग, natural magnet has attractive and directive property both, therefore it is called as lead stone। ये आपको अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा साइड के कारण, तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक बार, लीड स्टोन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तो सर आपसे जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन ये 2017 के एक शिफ्ट में पूछा गया है पीएनएसटी के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लीड स्टोन, ठीक है। तो आपको उसका आंसर बिल्कुल ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट से वो क्वेश्चन उठा लिया गया था कि लीड स्टोन बोला जाता है मैग्नेट को, और क्या बोला जाता है, लीड स्टोन। अब इसको लीड स्टोन कैसे बोला जाता है, देखो यहाँ पे लीड का मतलब वो शीशे वाला लीड से नहीं है ना, यहाँ पे लीड मतलब वो लीडिंग प्रॉपर्टी, वो जो लीडिंग प्रॉपर्टी होती है ना किसी व्यक्ति में, किसी चीज में, तो उसी लीडिंग प्रॉपर्टी से इसका नाम लीड स्टोन पड़ा है। वो लीड स्टोन कैसे नाम पड़ा, देखो यहाँ पे जो नेचुरल मैग्नेट रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक है ना, नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेट मतलब प्राकृतिक चुंबक, हैज अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज बोथ, उनके पास आकर्षण करने की भी क्षमता होती है, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण है ना, उनके पास ये आकर्षण है, उनके पास आकर्षण करने की भी क्षमता होती है, एंड डायरेक्टिव और दिशा निर्धारित करने की भी क्षमता होती है, ठीक है। वो जो स्पेशल मैग्नेटिक सब्सटेंस रहते हैं वो किसी चीज को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और अट्रैक्ट करने के साथ साथ उनकी दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं किसी चीज की, मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है उनके पास। तो इसीलिए अब जो एक नॉर्मल था, आपको पता ही है वो जो मैग्नेट की कहानी तो सबने सुना ही होगा कि वो एक पहाड़ों पे, ग्रीस के पहाड़ों पे कोई भेड़ चराने वाला जा रहा था, वो अपनी लकड़ी में उसका कुछ आयरन का सामने लगा हुआ था, कुछ कुछ पत्थरों पर उसकी जो स्टिक थी वो चिपक जा रही थी, वहीं से एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्नेट का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके बाद अब ऐसे जो नॉर्मल पत्थर रहते हैं, क्या सारे पत्थरों में उसकी स्टिक चिपक रही थी क्या, नहीं, उन्हीं पत्थरों में या उन्हीं स्टोन्स में चिपक रही थी जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सारे पत्थरों से या सारे जितने भी स्टोन्स हैं उनसे कुछ ऐसे स्टोन्स जो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, कौन सी प्रॉपर्टी अलग, एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। एक मतलब आकर्षण करने की क्षमता उनके पास दूसरे पत्थरों से अधिक थी, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन, दिशा दिखाने की क्षमता थी। मतलब ये सारे पत्थरों में एक अलग तरीके के पत्थर थे, लीडिंग पत्थर थे, तो वहीं के लीडिंग नाम से क्या नाम गिरा इनका, लीड स्टोन, ठीक है। वहीं की लीडिंग प्रॉपर्टी से इसका नाम क्या गिरा, लीड स्टोन। तो ये जो मैग्नेट होते हैं इनको लीड स्टोन भी बोला जाता है, और ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको आ चुका है, ठीक है। इन द साइंस ऑफ लीडिंग स्टोन, और इसे लीडिंग स्टोन होने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया, लीड स्टोन रखा गया। हो गया इतना सबको क्लियर, ठीक है। चलो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग को कॉपी पेन पकड़ के आप बैठे ही हैं, तो अगर आप लोग को पॉइंट नोट डाउन करना है हिंदी में भी, तो मैं बोल दे रही हूँ एक एक पॉइंट का फिर से हिंदी में, कि मैग्नेट इज अ नेचुरल ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन व्हिच इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया इन एशिया माइनर। मतलब सबसे पहले चुंबक जो थी वो ग्रीस के मैग्नीशिया नाम की जगह में पाई गई थी, उसी के बाद इसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेट रखा गया। दूसरा पॉइंट कि जो सांरचनिक सूत्र होता है काय का, मैग्नेट का, वो क्या होता है, Fe3O4 होता है। उसके बाद नेचुरल मैग्नेट मतलब जो प्राकृतिक चुंबक होती है उसके पास आकर्षण करने की भी क्षमता होती है और दिशा निर्धारित करने की भी क्षमता होती है,
और इसी कारण से उसे क्या बोला गया, लीड स्टोन बोला गया। ठीक है, लीड स्टोन हिंदी में, लीड स्टोन इंग्लिश में, दोनों सेम मीनिंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Since natural magnets have often irregular shape and they are weak, therefore we form magnet on rubbing iron or steel piece with natural magnet which can have desired strength. This is called as an artificial magnet. अब मैग्नेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, ब्रॉडली मतलब बड़े पैमाने पे मैग्नेट को सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी थी, नेचुरल मैग्नेट, मतलब जो प्राकृतिक रूप से पाई गई। तो नेचुरल मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी देखने को मिली अपने को। फिर दूसरे नंबर पे आया हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट, मतलब कृत्रिम चुंबक, मानव द्वारा निर्मित चुंबक। ठीक है, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी चलिए देखते हैं। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है और जो नेचुरल मैग्नेट है, सबसे पहले तो जो नेचुरल मैग्नेट थे ना बेटा, वो इरेगुलर शेप एंड साइज के थे, मतलब उनका कोई भी आकार एवं संरचना नहीं। ठीक है, जो नेचुरल मैग्नेट्स थे उनकी कोई भी आकार एवं संरचना नहीं थी, और उसके साथ साथ उनमें जो चुंबकत्व का गुण था वो क्या था, कमजोर था। मतलब चुंबकत्व का जो गुण था वो क्या था, थोड़ा कम था। एकदम से वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं करते थे, दिशा दिखाने के लिए भी एकदम से उनमें बहुत कम मात्रा में। ठीक है, कम मात्रा में क्या थी, ये स्ट्रेंथ थी। ठीक है, अब देखो आगे आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या थे। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो थे कि अगर तुमको एक निश्चित आकार में, निश्चित संरचना में और अपने हिसाब से चुंबकत्व को उसमें डालना है किसी भी चीज में, तो तुम क्या कर सकते थे, कोई भी आयरन का पीस, लोहे का पीस हो गया, ठीक है, या स्टील के पीस में अपने अनुसार चुंबक को रगड़कर, ठीक है, चुंबक को रगड़कर क्या बना सकते थे, कृत्रिम चुंबक बना सकते थे। तो आयरन, कॉपर जैसे कुछ स्पेसिफिक धातुओं में चुंबक को रगड़ने के बाद अपने अनुसार जो चुंबकें बनाई गई, ठीक है, उन्हें क्या बोला गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोला गया। क्या बोला गया, कृत्रिम चुंबक बोला गया। अब जैसे कृत्रिम चुंबक के एग्जांपल्स कुछ हैं यहाँ पे, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल बेटा उसका टाइप नहीं है, मैग्नेटिक निडल मतलब वो बताना चाह रहा है कि जैसे सुना होगा तुम लोगों ने, जो सेलर्स रहते हैं, मतलब समुद्री यात्री है ना, वो अपने साथ डायरेक्शन, दिशा को देखने के लिए क्या ले जाते हैं, कंपास ले जाते हैं। ठीक है, कंपास में क्या होती है, मैग्नेटिक निडल होती है, जो डिटरमाइन करती है कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट है, बार मैग्नेट इस स्ट्रक्चर का होता है, बताइए आप लोगों को, और ये जो हॉर्सशू मैग्नेट होता है ये इस स्ट्रक्चर का होता है, यहाँ यहाँ इसके पोल होते हैं और इनके पोल यहाँ होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में अभी तक अपन ने पूरा जो भी डिस्कस किया वो डिस्कस किया अपन ने मैग्नेट के बारे में। बेटा इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। Every magnet attract a small piece of magnetic substance like iron, cobalt, nickel, etc. जितने भी मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिज्म मतलब क्या
क्या, चुंबकत्व मतलब क्या, ठीक है। जितने भी मैग्नेट होते हैं वो सारे स्मॉल सब्सटेंस या बिग सब्सटेंस, जैसे कि छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आयरन लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ईटीसी, जितने भी मेटलिक सब्सटेंस होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक, हर कोई मेटल्स को नहीं है ना, उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ मैग्नेट कॉल्ड एज पोल ऑफ मैग्नेट। और अट्रैक्शन करने की जो पावर रहती है, अट्रैक्शन करने की जो पावर रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है कहाँ पे, पोल्स पे, ध्रुव पे, चुंबक के ध्रुव पे। अब मैं चुंबक के ध्रुव से मतलब आपको समझाना चाह रही हूँ। ये एक मैग्नेट है, तो हर एक मैग्नेट के बेटा दो पोल होते हैं, हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। पहला होता है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा होता है आपका साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी। तो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो अट्रैक्शन की पावर रहती है वो सबसे ज्यादा किसके पास होती है, पोल्स के पास होती है ना। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहते हैं उनके पास सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की पावर होती है। मतलब सबसे ज्यादा किसी के अगर मैग्नेट को तुम लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये किसी को ले लो, पेन जो है एक मैग्नेट है, यहाँ पे बहुत सारे आयरन का चूड़ा रखा हुआ है, लोहे का चूड़ा रखा हुआ है, लोहे का चूर्ण रखा हुआ है। तुमने पूरा का पूरा ये मैग्नेट को लोहे में के वो जो चूड़ा था उसमें क्या कर दिया, डिप कर दिया, ठीक है। पूरे के पूरे मैग्नेट को लोहे में के जो चूड़े थे उसमें डिप कर दिया, तो तुम देखोगे सबसे ज्यादा जो आयरन के पार्टिकल्स यहाँ पे चिपकेंगे ना, वो कहाँ पे चिपकेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चिपकेंगे। ये यहाँ बीच बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे नहीं चिपकेंगे ज्यादा, मतलब चिपकेंगे लेकिन कम चिपकेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिज्म है वो कहाँ पे, सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिज्म है वो है आपका पोल्स पे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिज्म है वो आपका कहाँ पे, पोल्स पे। उसके बाद व्हेन मैग्नेट suspended freely then it get automatically aligned in north south direction pole toward geographic south called as south pole। जब हम मैग्नेट को, अब ये कैसे पता चला कि ये नॉर्थ पोल है, कैसे पता चला कि ये साउथ पोल है, ठीक है। तो जब हम मैग्नेट को एयर में फ्रीली लटकाते हैं, एयर में सस्पेंडेड करते हैं मतलब एयर में फ्रीली लटकाते हैं किसी थ्रेड की या किसी धागे की सहायता से, तो वो जो मैग्नेट है ना वो हमेशा दो डायरेक्शन में अपने पोल्स को रखेगी, एक नॉर्थ डायरेक्शन में और एक साउथ डायरेक्शन में। हमेशा, चाहे तुम उनको किसी भी केसेस में लटकाओ, मैग्नेट अपने आप को हमेशा कितने केसेस में रखेगी, दो केसेस में। कहाँ कहाँ, एक नॉर्थ डायरेक्शन में और एक साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहीं से पता चला कि जो मैग्नेट होते हैं वो कौन कौन से दो डायरेक्शन शो करते हैं या उनमें कौन कौन से दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा वो नॉर्थ पोल, जो साउथ डायरेक्शन में रहेगा या जो साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा जो पोल हमेशा, वो कौन सा पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलो इसको एक बार मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, हर एक जो चुंबक होती है वह छोटे छोटे
चुंबकीय पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित करती है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल etc. द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ मैग्नेटिक कॉइल एज अ पोल ऑफ मैग्नेट, जो आकर्षण होता है ना, अत्यधिक मात्रा में चुंबक के ध्रुवों पे पाया जाता है। ठीक है, चलो। When magnet suspended freely, then it automatically aligned in north-south direction pole toward geographical south called south pole. जब चुंबक को हवा में लटकाया जाए तो यह दक्षिणी तथा उत्तरी ध्रुव में क्या करती है, रुकती है। इसलिए यहां से उसके दो पोल्स आए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिपोल मैग्नेट कैन नेवर एग्जिस्ट। देखो ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है कि विच यूनिपोल मैग्नेट कैन नेवर एग्जिस्ट, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब कोई भी ऐसा चुंबक नहीं पाया जाएगा जिसमें केवल एक ध्रुव हो। मतलब इतना बड़ा मैग्नेट है, तुम उसको बीच से डिवाइड करोगे। ठीक है, यहां से डायग्राम से समझो, ये एक मैग्नेट है, तुमने इसको बीच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बीच से डिवाइड कर दिया, ये दो मैग्नेट में डिवाइड हो गया। पहले यहां नॉर्थ पोल था, यहां साउथ पोल था। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो डिवाइडेंड मैग्नेट है, विभाजित किया गया जो चुंबक है, उसमें भी फिर से दो ध्रुवों का निर्माण होगा, एक नॉर्थ एक साउथ, और इधर वाले में भी नॉर्थ और साउथ। फिर इसको तोड़ोगे बीच से, फिर दो चुंबकों में टूटेगा, तब भी यहाँ काय का निर्माण होगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, तुम मैग्नेट को कितने भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ोगे, मैग्नेट का एक जो छोटा सा छोटा पीस भी है ना, एक जो छोटू सा छोटू पीस भी है, वो भी हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा, पोल्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी होगा। कभी भी मैग्नेट यूनिपोल नहीं हो सकता है, एक ध्रुवी नहीं हो सकता है। आ रही है इतनी बात समझ में? चुंबक कभी भी एक ध्रुवी नहीं हो सकता है। दूसरा, like pole repel each other will unlike pole attract each other। मतलब समान ध्रुव वाले जो चुंबक होते हैं, ठीक है, समान ध्रुव वाले जो चुंबक होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रति आकर्षित। इसको मैं लिख दे रही हूं अच्छे से एक बार, समान ध्रुव प्रति आकर्षित। असमान ध्रुव आकर्षित। ठीक है, मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो वो रिपेल करेंगे, रिपल्शन है ना, और साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, मतलब एक समान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रति आकर्षित करते हैं, और जो असमान ध्रुव वाले चुंबक होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे ये एक चुंबक है, सॉरी ये एक चुंबक है, इसका ये इस वाले चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और इधर वाले चुंबक का भी ये नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे के पास अगर मैं ले जाने की कोशिश इनको करूंगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे
के तरफ फोर्स लगाएंगे ताकि दोनों क्या हो जाए, दूर हो जाएं, ठीक है। और वहीं पे अगर तुम एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ले रहे हो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये फट से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सेम जो पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं और असमान ध्रुव जो होते हैं मतलब अनसेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलते हैं। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मतलब अगर चुंबक में आकर्षण की प्रकृति है तो उसमें प्रतिआकर्षण की भी प्रकृति होगी ही होगी, ये निश्चित होता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन F बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल ऑफ a strand M1 and M2 separated by distance r in space directly proportional to the square of the distance between them। देखो ये जो एक स्टेटमेंट है ना, इसी स्टेटमेंट से तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव होगा और इसी स्टेटमेंट से जो फॉर्मूला डिराइव होगा मतलब इसी तथ्य से जो तुम्हारा सूत्र निकलेगा, उसी सूत्र के इस्तेमाल से तुम पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स करोगे। तो इस लाइन को बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो देखो क्या बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण करते समय भी फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। रिपल्सन मतलब प्रति आकर्षण होते समय भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है ना। आकर्षण के समय भी बल लग रहा है और प्रति आकर्षण के समय भी बल लग रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो क्या होता है, जो फोर्स होता है ये आकर्षण के समय लगने वाला बल और ये रिपल्सन के समय लगने वाला बल, ठीक है। ऑफ टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, दो मैग्नेटिक मतलब चुंबक के पोल्स की स्ट्रेंथ है जो क्या है M1 एंड M2 है, उनके क्या होता है बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोल रहा है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताई थी कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, दूसरा घटता है तो पहला भी घटता है, पहला घटता है तो दूसरा भी घटता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दो मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ के जो है अपने पास M1 एंड M2, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, इसके दो पोल हैं, ये M1 M2, इनके स्ट्रेंथ के बराबर है बाय डिस्टेंस r इन स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये जो मैग्नेट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन F बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल ऑफ स्ट्रेंथ M1 M2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जो M1 M2 है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन और रिपल्सन का, और यही जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्यतक्रमानुपाती होगा किसका, दोनों के डिस्टेंस r के स्क्वायर का। मतलब इन पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन ने कंसीडर करे r और उसके स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये हो गया तुम्हारा r स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब किसके अपॉन में लिखोगे तुम, 1 के अपॉन में लिखोगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन ये M1 है ना, M1 और ये M2, लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 के अपॉन में लिखोगे। अब देखो यहाँ से कैसे डेरिवेशन आया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक स्लाइड ऐड करते हैं। तो मैंने बताया कि जो फोर्स था वो मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के मतलब M1 M2 के, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था
डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। अब इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, इक्वेशन 1 इसको मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करें अपन ने, जोड़े, ठीक है, तो क्या हुआ, F जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे का वैसा रहेगा, और ये ऊपर हो जाएगा m1 m2 और नीचे क्या हो जाएगा r2। ये आ गया आपका फॉर्मूला। ये आपको कुछ की याद दिला रहा है क्या? ऐसा कुछ इससे पहले आपने पढ़ा है? अगर आप लोगों ने 11th क्लास में कूलम्ब का लॉ पढ़े होंगे, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल्स में तुमने कूलम्ब का लॉ पढ़े होंगे इसमें, तो सेम यही फॉर्मूला रहता है, सिर्फ वहां पे ये मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ की जगह काय का यूज होता है, चार्ज का यूज होता है। और यहाँ ये जो m1 m2 माना है अपन ने मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ को, इसकी जगह वहां वो चार्ज को क्या कंसीडर करता है, Q1 Q2, बाकी सारा सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है किसके, कूलम्ब लॉ के, बस वहां पे चार्ज की बात की जा रही थी और यहाँ पे मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। तो ये जो F है ये प्रोपोर्शनल में किसके साथ हो गया, m1 m2 अपॉन में क्या हो गया, r2। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा यूज करेंगे, k यूज करेंगे। ये हो गया k m1 m2 अपॉन r2, ठीक है, इतना हो गया सबका, m1 m2 अपॉन r2। अब ये फॉर्मूला तुम्हारा फाइनल आया, F इज इक्वल्स टू k m1 m2 अपॉन r2। इसी से न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व होने वाले, इसलिए ध्यान से देखो इसको। अब दो तरीके का है आंसर, तुमको इसको SI यूनिट में भी पूछा जा सकता है, CGS यूनिट में भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना है, थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है कि अगर आंसर उत्तर यदि SI यूनिट में पूछा जा रहा है, तो तुमको ये k की जगह पे, मतलब अगर SI यूनिट में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो k की जगह पे तुमको क्या पुट करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या पुट करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। लेकिन अगर CGS यूनिट में आंसर पूछ रहा है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आया सबको समझ में? एक बार फिर से स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट बोलता था बेटा आपको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन F बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल। ये जो स्लाइड है ना, ये थोड़ी सी मिस टाइप हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन F बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल ऑफ स्ट्रेंथ m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। दो मैग्नेटिक पोल है, ठीक है, जो m1 और m2 है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक डिस्टेंस r से क्या की गई है, सेपरेट की गई है। तो जो मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ है वो m1 m2 है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो बोलना ये चाह रहा है कि जो अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स होगा वो मैग्नेटिक पोल के स्ट्रेंथ के, ठीक है, मतलब चुंबकीय ध्रुव की ताकत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी के वर्ग का, ये याद रखना। अकेला r लिखे तो क्वेश्चन गलत, r स्क्वायर लिखना है। दूरी के वर्ग का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्यतक्रमानुपाती होगा, और वहीं से अपना मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद ये लिख दे रही हूं मैं इस पॉइंट को अच्छे से हिंदी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दो ध्रुवों की ताकत m1 m2 लगने वाले
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होते हैं। ये स्लाइड थोड़ी मिसप्रिंट थी वहां पे और आधी टाइप नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। इससे आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए, और ये नोट डाउन करने से पहले इसके पहले जो डेरिवेशन करके दिखाया है मैंने, ये वाला, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलो, हो गया सबका करके, आगे देखते हैं। अब ये जो अभी तक अपन ने पढ़ा, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, अपन ने पूरा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होती है, पोल्स क्या होते हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ, ये सारी चीजें देख चुका है अपन ने, ठीक है। अब अपन एक एक टर्मिनोलॉजी जो होती है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, उसको पढ़ते हुए समझेंगे। टर्मिनोलॉजी मतलब महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उनको लेके चलेंगे। तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र विमाएं क्या होती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र विमाएं या चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं क्या होती है। क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है। किसी चुंबक के, जैसे ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। किसी चुंबक के आजू बाजू की एक काल्पनिक रेखाएं जो उसके चारों तरफ कितने क्षेत्र में मैग्नेटिज्म उपस्थित है या कितने क्षेत्र में चुंबकत्व उपस्थित है, वो दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। मतलब किसी भी चुंबक के चारों ओर की, ये एक चुंबक है, चुंबक के चारों ओर की काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक का कितने क्षेत्र तक चुंबकत्व उपस्थित है वो दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। आई बात समझ में। देखो ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहाँ से ये मैग्नेट इधर 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 तक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये, ठीक है। तो ये सारी जो लाइंस हैं जो आजू बाजू के किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, उसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उसी को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। चलो आगे देख चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। आगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point on magnetic field line are along tangent at that point। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर तुमको डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर तुमको डायरेक्शन पता करना है तो तुम उसमें क्या ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ये भी सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, टेंजेंट क्या होता है, ये क्या होता है, फिर कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए अभी जो भी बोल रही हूँ उसको नोट डाउन भी करते जाओ और सुनते भी जाओ बहुत अच्छे से, ठीक है।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, स्लाइड ऐड कर, जैसे मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ की। अब मुझे इसकी डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसके अलॉन्ग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगी। टेंजेंट मतलब ऐसे, ठीक है, ये हो गई ड्रॉ टेंजेंट। तो अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो मुझे क्या पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। चलो, यही बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर अलोंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। Second point, magnetic field is a region is said to be uniform if the field line has same strength and same direction at all point of the region। मतलब यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं का हर जगह पे, आजू बाजू जितनी भी जगहों तक मैग्नेटिज्म उसमें उपस्थित है, ठीक है, हर जगह पे अगर चुंबकत्व की जो ताकत है वो समान है, चुंबक की ताकत क्या है, समान है और सेम डिस्टेंस पे। एक सेकेंड, ठीक है, अगर समान दिशा में है और दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी कैसा है, समान है, दोनों के बीच का जो पाया जाने वाला अंतर है वो भी कैसा है, समान है। तो उस स्थिति में, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो मैग्नेट है वो क्या कहलाएंगी, आपकी इक्वी डिस्टेंस मैग्नेट कहलाएगी या यूनिफॉर्म मैग्नेट कहलाएगी। कैसी मैग्नेट कहलाएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेट कहलाएगी आपकी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेट कहलाएगी। और कहाँ गया पॉइंट, सेम स्ट्रेंथ एंड द सेम डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट इन द सेम रीजन। सभी पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो सभी के सभी पॉइंट है, सभी के सभी पॉइंट पे होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि 2-3 पॉइंट पे हो गया और 2-3 पॉइंट में होने के बाद तुम्हारा क्या हो गया, वो अलग अलग जगह पे, जैसे जैसे तुम थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ाने के बाद उसका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम ज़्यादा हो गई। तो ऐसा नहीं चलेगा, सारे पॉइंट पे जितने भी पॉइंट है और जितनी भी डायरेक्शन है, सारे के सारे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। अगर डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करें तो ये देखो, ये अगर ये होती है मैग्नेट, एक सेकेंड, है ना, ये मैग्नेट है, यहां से ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये तो ये जैसे मैग्नेट है, अगर ये सिमिलर डायरेक्शन में, ठीक है, सिमिलर डायरेक्शन में देखो, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। अगर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर वो सिमिलर डायरेक्शन में जा रही है और सिमिलर डायरेक्शन में जाने के साथ साथ उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है, और दोनों की हर जगह पे, यहाँ पे भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है, उस जगह में मतलब इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है, यहाँ पे भी 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 सेम है। अगर हर जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है तो उसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन बोला जाता है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ इक्वी डिस्टेंस पैरेलल फील्ड लाइन। और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन। देखो दिख रही है पैरेलल लाइन, इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर, यहाँ से यहाँ तक तीनों में क्या है, सेम है। और इसके साथ साथ कैसी डायरेक्शन में, सभी इस डायरेक्शन में
सेम डायरेक्शन में। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन को। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया, इसका लिखना है, देखो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर अलोंग द टेंजेंट टू दैट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के चुंबकीय रेखाओं को यूनिफॉर्म जब कहेंगे जब वह समान दूरी एवं समान ताकत तथा समान दिशा में उपस्थित हो। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइन, और इन्हें इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेड या निरूपित किया जाता है। आगे देखो, magnetic field lines in region is said to be non-uniform if its different strength at different point in the region। ये गलत है बेटा, इसको नहीं देखना, ये पहले वाले का डायग्राम यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र को नॉन यूनिफॉर्म कब कहा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं को, यूनिफॉर्म तो अपन ने समझ लिया, नॉन यूनिफॉर्म उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म कब कहा जाएगा, जब अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, कम रहे, कम नहीं रहे, डिस्टेंस जो है वो अनिश्चित रहे, मतलब कोई यहाँ है, कोई यहाँ है और फिर कोई यहाँ है, फिर कोई यहाँ है, फिर कोई यहाँ है, मतलब एक अनिश्चित दूरी पे अगर उनके बीच की दूरी हो, और जो उनकी स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वो कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा, इस तरीके की हो, और डायरेक्शन भी इधर उधर हो, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन हो, अलग अलग पॉइंट पे, तो उसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब फिर से समझा दे रही हूँ, यदि किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन। अगर किसी डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन। आ गया समझ में इतना? चलो, a strong magnetic field line is represented by closely spaced field line and a weak magnetic field is represented by widely spaced field line। मतलब अगर strong magnet है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको एकदम क्लोजली शो किया जाएगा, चिपक के एकदम, ठीक है। और अगर वीक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मतलब उनकी जो मैग्नेटिक लाइन है वो एकदम चिपकी हुई है, और अगर वीक मैग्नेट है, ये, ठीक है, अगर वीक मैग्नेट है तो उनकी जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो क्या रहेगी, दूरी में रहेगी। कैसी रहेंगी, दूर दूर रहेंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो वही बोल रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजली स्पेस्ड लाइन, मतलब चिपकी हुई है, ठीक है। और जो वीक मैग्नेट है वो रिप्रेजेंटेड बाय वाइडली स्पेस, मतलब वाइडली स्पेस से मतलब है दूर दूर होंगे।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ मैग्नेट इज क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी भी मैग्नेट के वो कंटिन्यूअस लूप्स में प्रेजेंट रहते हैं। कंटिन्यूअस लूप्स मतलब अभी तक जो भी मैं मैग्नेट बना रही थी उसमें ये ऐसा 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 ये जो सर्कल हाफ सेमी सर्कल के फॉर्म में बना रही थी ना, इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लूप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लूप्स बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? चलो, outside the magnet the direction of magnetic field line is from north pole to the south pole। मतलब मैग्नेट के बाद बेटा देखो कितने सारे पॉइंट डिस्कस करते हुए चल रहे हैं ना अपन, एक एक करके सारे पॉइंट को प्रॉपरली नोट डाउन करना है और उनको रिमेंबर रखना है, तभी आगे की बातें समझ में आएंगी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे तुमको अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगी, डायपोल्स पढ़ाऊंगी, तो मैं बार बार रीजन नहीं बताऊंगी कि इधर डायरेक्शन क्यों है, इधर डायरेक्शन क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ये यहाँ इसलिए ही इतना समझा रही हूं मैं कि इनको बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। किसी भी चुंबक के बाहरी क्षेत्र में, किसी भी चुंबक के जो दिशा होती है रेखाओं की, जो दिशाएं हैं, दिशा सिर्फ, ठीक है, रेखाओं की, वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। जो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर जो रिवॉल्यूशन करेगी वो कहाँ से करेगी, नॉर्थ टू साउथ, ये फिर रिटर्न, फिर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। आगे समझ में बात? ठीक है, चलो नॉर्थ टू साउथ करेगी। अब एक चीज और मैं बता दे रही हूँ तुम लोग को, एक सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। है ना, इसका, ये इसका भी, चलो अब कल से फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी एंड बहुत सारी चीज़ें आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा और मैं समझा देती हूँ तुमको एक चीज़, मैग्नेट के रिस्पेक्ट में टर्मिनोलॉजी क्या होती है, या मैग्नेट में किस किस चीज़ को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल्स में आएंगे, क्वेश्चंस में आएंगे, तो फिर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर बोलोगे कि मैम आपने बताया नहीं, है ना। तो देख लो, ये एक मैग्नेट है बेटा, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, इसके अंदर होगा। ये आपका नॉर्थ पोल है, ब्लू कलर से लिख देती हूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है क्या सबको? हाँ दिख तो रहा है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। इसके बाद ये जो डिस्टेंस होती है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, ठीक है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? मैग्नेटिक डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक डिस्टेंस या मैग्नेटिक लेंथ बोला जाता है। ठीक है,
चुंबकीय लंबाई हिंदी में क्या बोला जाता है? चुंबकीय लंबाई, ठीक है। लेकिन ये एकदम एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है इसको नॉर्मल लेंथ बोला जाता है। चुंबकीय नॉर्मल लेंथ है। आ गई बात समझ में इतनी? ये हो गई चुंबकीय लंबाई और ये हो गई तुम्हारी नॉर्मल लेंथ। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है? नॉर्मल लेंथ है, इसको ज्योग्राफिकल लेंथ भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये बीच से अगर तुम किसी चुंबक को क्या करते हो? कट ऑफ कर रहे हो, है ना। एक सेकेंड। बीच से अगर तुम किसी चुंबक को से जो लाइन पास होती है इसे बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल लाइन, अक्षीय रेखा। यहां अगर ये बीच से एकदम मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से जो लाइंस जाती है उसे बोला जाता है एक्सियल लाइन। ये इक्वेटोरियल नहीं है ना, ये होता है अक्षीय रेखा और ये ध्रुवीय रेखा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? मैग्नेटिक लेंथ हो गया, नॉर्मल लेंथ, और ये नॉर्मल लेंथ को ही ज्योग्राफिकल लेंथ भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को ज्योग्राफिकल लेंथ भी बोला जाता है। तो ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ, एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्योग्राफिकल लेंथ, बीच से जो हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है, वर्टिकली कट कर रहा है, उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। ये जो यहाँ पे जो बीच से कट हो रहा है इसको बोला जाता है एक्सियल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे जिस सरफेस में मैग्नेट है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक रीजन। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक रीजन बोला जाता है। क्लियर है सभी को? ये सारी चीजों का भी यूज होगा आगे। सबको एक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो, इसके बाद एक और टॉपिक है, उसका मैं थोड़ा सा तुमको डिस्कशन या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो है अपना मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। पृथ्वी का चुंबकत्व। अब बोलोगे पृथ्वी में कैसे चुंबकत्व? ये सभी को पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, ठीक है, लेकिन कहीं गिर रही है क्या? नहीं गिर रही है ना। क्यों नहीं गिर रही है? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी के साथ साथ उसमें क्या प्रेजेंट है? मैग्नेटिज्म की भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। और अगर अर्थ में मैग्नेटिज्म है तो किधर पे अर्थ का नॉर्थ पोल है, किधर पे अर्थ का साउथ पोल है, किन चीजों को अट्रैक्ट करती है, क्या क्या फिनोमिना होते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ के कारण, ये सारी चीजें अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ में, ठीक है। तो चलो ये टॉपिक मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ जो है ना, ये मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ जो टॉपिक है ये आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि कैसे अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके ऊपर, है ना। विलियम नाम के एक साइंटिस्ट थे, विलियम नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। ये जो मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ की जो पूरी की पूरी कहानी है
वे विलियम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था और उन्होंने बोला था कि अर्थ में मैग्नेटिज्म काय के कारण प्रेजेंट रहता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, जो वो अपने एक्सिस में रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, ठीक है, अपने अक्ष पे, उसके कारण अर्थ में क्या पाया जाता है, मैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है कल की क्लास में अपन कवर करेंगे, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। आज क्या क्या पढ़ा अपन ने एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि मैग्नेट का इंट्रोडक्शन, कैसे मैग्नीशिया में पाया गया था जिसके कारण उसका नाम मैग्नेट पड़ा। उसके बाद इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है, Fe3O4 होता है। उसके बाद जो मैग्नेट होती है उसके पास अट्रैक्शन मतलब आकर्षण की भी प्रकृति होती है, प्रतिआकर्षण की भी प्रकृति होती है, ठीक है। इसके बाद मैग्नेट जो रहते हैं वो इरेगुलर मतलब दो तरीके के होते हैं मुख्यतः, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट इरेगुलर शेप एंड साइज के होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट का साइज अपन अपने अनुसार बदल सकते हैं रब करके, ठीक है। उसके बाद बार मैग्नेट जो होते हैं, हार्शू मैग्नेट जो होते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल्स होते हैं। सारे जो मैग्नेट्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने ध्रुवों पे उनके पास चुंबकत्व की प्रकृति सबसे अधिक होती है। ध्रुवों पे कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा क्या होता है, आकर्षित होती है। उसके बाद मैग्नेट जो है अगर तुम उसको फ्रीली एयर में सस्पेंड करते हो या लटकाते हो तो वो दो पोल्स दिखाता है, कौन कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कभी भी मैग्नेट्स यूनिपोल नहीं हो सकते, कितना भी छोटा तुम डिवाइड करो हमेशा दो पोल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। फिर ये वाला जो इससे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो, मतलब चाहे वो आकर्षण का हो चाहे वो प्रतिआकर्षण का हो, दोनों के जो चुंबकीय ध्रुव की ताकत रहती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक था इसकी टर्मिनोलॉजी का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब मैग्नेट के आजू बाजू का जितना भी एरिया मैग्नेट कवर कर रही है वो क्या है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो किसी भी पॉइंट की अगर तुमको डायरेक्शन को पता करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो तुम उसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद अगर सेम डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सेम डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन, अगर इधर उधर डायरेक्शन में हर जगह पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरीके का होता है ना। और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो पास में एकदम चिपकी हुई होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एकदम क्लोजली पैक है लूप्स के फॉर्म में। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है वो कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक है, मैग्नेट कैसा है, वीक है। उसके बाद ये अपन ने पढ़ा मैग्नेट में क्या मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन, इसको बहुत अच्छे से बना लेना तुम लोग, ठीक। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ज्योग्राफिकल लेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक रीजन क्या होता है, ये सारी चीजें भी आगे काम आने वाली है ना। और ये याद रखना बिल्कुल मत भूलना, अगर से ये जो वाला फॉर्मूला तुम यूज कर रहे हो m1 m2 अपॉन r² फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है, तो इसमें ये याद रखना अगर CGS में पूछ रहा है तो तुमको μ0 अपॉन 4π यूज करना है। और अगर SI में अगर पूछ रहा है, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, सॉरी फॉर द मिस्टेक, अगर SI में पूछ रहा है तो μ0 अपॉन 4π और अगर CGS में पूछ रहा है तो 1 उसकी वैल्यू रखना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं। इसके बाद कल अपन पढ़ने वाले मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, डाइपोल्स एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स और बहुत थोड़े से इनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करते जाएंगे। तो आज की क्लास सबको समझ में आई, प्रॉपर सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलो, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आज की क्लास के ये पॉइंट्स, ठीक है। और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उन टाइप ऑफ क्वेश्चन से रिलेट कर करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम की तुम्हारी जो प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम बचा हुआ है
वो पूरी तरीके से क्या हो सके, कवर अप हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।